अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आजकल बारिशें हो रही हैं और इतने हसीन मौसम में केमिस्ट्री पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। और आपको भी केमिस्ट्री पता नहीं, जब तक आप तक वीडियो जाएगी तब मौसम कैसा होगा। हमने बच्चों, मैं इमरान अशरफ स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर काम कर लिया था, एक दो बातें और उसके बाद हम थर्मोकेमिस्ट्री पर चल रहे हैं। एक ग्राफ आप लोग देख लें ज़रा, बात पता होगा ये ग्राफ फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, इस तरह की ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आपसे ग्राफ देकर पूछ लिया, बताओ कौन सा प्रोसेस किस में ज़ाहिर हो रहा है। तो बेटा इसमें आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। चेंज सारा किस में आ रहा है, प्रेशर में आ रहा है। तो ये कौन सा वाला प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ देखोगे तो बच्चों आपको क्या नज़र आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये कौन सा ग्राफ है, आइसोबैरिक का ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ जो है बेटा, जो कर्व है, जो ज़्यादा अंदर की तरफ होगा वो एडियाबैटिक होगा और जो बाहर की तरफ होगा ये आइसोथर्मल। और ये वाला कौन सा है बेटा, एडियाबैटिक। तो ये आपके ग्राफ बन रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम। और ये ग्राफ से रिलेटेड एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता था, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, और जो ज़्यादा अंदर की तरफ होगा वो एडियाबैटिक कर्व होगा। तो ये आप फिज़िक्स में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, तो उसका सिर्फ तस्करा ही करना था मुझे। ये केमिस्ट्री में कहीं थर्मोडायनामिक्स तो एक ही है ना। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो असल में टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी इसे आप हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। एंथैल्पी की बेटा डेफिनेशन क्या है, एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म से। तो एंथैल्पी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, E इजिकल टू H इजिकल टू E प्लस PV। डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल, PV क्या है, वर्क है, पोटेंशियल टू डू वर्क ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी और PV वर्क, किसी सिस्टम के पास वर्क करने का पोटेंशियल कितना है, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है। तो पहला पॉइंट जो है वो इसकी डेफिनेशन का पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पे डिपेंड करती है। बेटा ये एक स्टेट फंक्शन भी है, पता है आप लोगों को। चूंकि मैंने इसे स्टेट फंक्शन कहा तो स्टेट फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज अब तक तो याद हो गई होंगी। अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो बेटा DH का मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी। इसके लिए हम ये लिख सकते हैं H2 माइनस H1। इसका चेंज इसके बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, H फाइनल माइनस H इनिशियल। बेटा किसी भी साइक्लिक पाथ के लिए
इसका जो चेंज है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये सारी वही प्रॉपर्टियाँ बार बार रिपीट हो गई हैं, मेरे ख्याल में बच्चों को याद हो गई होंगी कि स्टेट फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो इसको। अब बेटा बात समझ लो ध्यान से कि ये इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी हमारे लिए, इंथैल्पी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इंथैल्पी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप किसी सिस्टम की इंथैल्पी को हम मेजर नहीं कर सकते। देखो हम इंटरनल एनर्जी को भी मेजर नहीं कर सकते किसी सिस्टम की, हम इंथैल्पी को भी मेजर नहीं कर सकते। तो हम मेजर क्या कर सकते हैं, हमारा काम इंथैल्पी से नहीं है, हमारा काम इंथैल्पी चेंज से होता है। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी से आपका कोई लेना देना नहीं है, इंथैल्पी चेंज से लेना देना है। तो हमारा सारा काम जो होगा वो इंथैल्पी चेंज पर होगा। जिसे हम डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। तो बेटा इंथैल्पी चेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंथैल्पी चेंज क्या है? बेसिकली हीट, amount of heat exchange at constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का अमाउंट एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी चेंज, यानी QP इजिकल टू डेल्टा एच। और ये आप प्रूफ भी करते हैं। डेल्टा एच क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, और मतलब रिलीज भी हो सकती है। सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की, जो ये रिलीज की कांस्टेंट प्रेशर पर, वो किसके बराबर होगी? वो इसके हीट कंटेंट के बराबर होगी, इंथैल्पी चेंज। बेटा थर्मोडायनामिक में ना लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंथैल्पी चेंज, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्टेट फंक्शन है, तो याद रखिएगा इंथैल्पी चेंज स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, इंथैल्पी चेंज स्टेट फंक्शन नहीं होता। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है। वो ऑलरेडी हम चेंज की बात कर रहे हैं, वो बात करना है इसके हवाले से। किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा ना कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं, किसी प्रॉपर्टी में चेंज के बारे में तो कोई ये कहना फजूल है कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं। ठीक है, इसको बेटा हम आमतौर पे मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब थोड़े से रिलेशनशिप आपको बताते हैं ज़रा, जो हमने हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं। तो रिलेशनशिप बात हो गई इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ हीट है जो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। हीट क्या, इसका दूसरा नाम हीट कांटेंट। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। मिटा रहा हूं मैं इसको। डेल्टा एच और डेल्टा ई के दरमियान रिलेशन बेटा वही फॉर्मूले से बनाएंगे, H इजिकल टू ई प्लस पी। अब थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समझ में आ जाए, बार बार करता रहा हूँ बेटा। अगर मैं इसको स्मॉल चेंज के लिए लिखूँ तो डेल्टा एच इजिकल टू डी ई प्लस डी ई। ठीक है, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा पी। अब यहां पर आप केसेस बना सकते हैं, ये मेन एक्सप्रेशन है। इस फॉर्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है, डेल्टा वी इजिकल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा पी वी का मतलब P2 V2 माइनस P1 V1।
ठीक है ना। और आपको यहाँ समझ में आ गया, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अच्छा ये सॉरी डेल्टा एच चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ क्या चल रहा था, ई चल रहा था, सॉरी बेटा, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। अब यहाँ हम कुछ केसेस बना लेते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा ये फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस क्या, यहाँ से देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है, वॉल्यूम। जो चीज़ कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, चेंज सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ प्रेशर। इंटीग्रेशन के अंदर हम काम ऐसे ही हम देखो, इसीलिए मैंने ये स्टेप बताया ताकि बच्चे इस चीज़ को समझ सकें। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको पता है कि कांस्टेंट को, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम को बाहर निकाल कर इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा। तो इन शॉर्ट बच्चे ध्यान में रख लेना कि ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। बेटा अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा ई प्लस, इसको बाहर निकाल लूँगा इस फॉर्मूले से, देखो प्रेशर बाहर, डेल्टा बी। और ये रिलेशनशिप आप पढ़ते भी, कांस्टेंट प्रेशर पर आपने ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, आखिर में ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। ये सारी इक्वेशंस कहाँ से ये डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ, बजाय इसकी कि लंबी चौड़ी डेरिवेशन के बजाय डायरेक्ट मेन फॉर्मूले से उठा के डेरिवेशन बना रहा हूँ। अब बच्चों एक और फार्मूला भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सिर्फ फार्मूले बताने हैं, इनको ध्यान में रखना है। जो इस्तेमाल करना है वो बता रहा हूँ फॉर गैसियस सिस्टम। और आमतौर पर जब ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, आमतौर पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो असल काम है वो मुझे इससे काम है, तो इसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। वो ये हो जाएगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू बेटा डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। सारी फॉर्म इससे बना रहा हूँ मैं, ये वाली फॉर्म इससे बनी है, ये वाली फॉर्म इससे बनी है, ये वाली फॉर्म इससे बनी, ये वाली फॉर्म भी इससे बनी। मेन फॉर्मूला है। पी वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, गैसेस के लिए, गैसेस सिस्टम के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा एन आर टी। आर की वैल्यू कांस्टेंट, और मैंने बताया आमतौर पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, इसलिए इसके साथ डेल्टा नहीं लगा हुआ। बेटा ये आपका मेन फार्मूला है रिलेशनशिप का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको हमने इस्तेमाल करना है, जिसके लिए ये सारी बातें मैंने की हैं, वो ये फार्मूला है डेल्टा एन जी आर टी। एन जी से यानी यहाँ पर डेल्टा एन जी को डिफाइन कर देते हैं। डेल्टा एन जी क्या चीज़ है बेटा, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। देखो ज़रूरी नहीं है कि पूरे सिस्टम में गैस मौजूद है तो ये लग जाए, सारे गैस हो ये ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बेटा ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा किस चीज़ का, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर का बता दिया। और आपका ये वाला फार्मूला डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशनशिप का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, बहुत सारे एमसीक्यू इस फार्मूले से निकल आते हैं। आमतौर पे इससे आप लोगों का वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन इससे वास्ता पड़ेगा। ठीक है बेटा, डेल्टा एन जी क्या है, मोल्स, प्रोडक्ट के मोल्स में से किसके मोल्स को माइनस कर दोगे, रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस कर दोगे। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले की मदद से हम कर क्या सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कहा कंपेयर करो
डेल्टा एच और डेल्टा, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई को कंपेयर करना है। मेरे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3 गैस, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस वक्त गैस में है। मुझे कंपेयर करना है, इसके डेल्टा एच बड़ा है इस रिएक्शन के लिए। किसी रिएक्शन को देखकर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज़्यादा होगी या इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, इंथैल्पी चेंज बड़ा होगा या इंटरनल एनर्जी का चेंज बड़ा होगा। कैसे कंपेयर कर सकते हो बेटा? सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लो, डेल्टा एन जी निकाल लो। डेल्टा एन जी 2 माइनस 2 और 1 कितना होगा? 3। आंसर कितना आया? -1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -1 आया तो क्या हो जाएगा? -RT। अब बताओ डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा ई? तो डेल्टा एच कैसे बन रहा है? डेल्टा ई में से कुछ माइनस करके बन रहा है ना। डेल्टा ई में से कुछ माइनस करोगे, RT को माइनस करोगे तो डेल्टा एच बनेगा। यानी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू बड़ी होगी किससे? या चेंज ऐसे भी देख सकते हो, इनको कंपेयर करो, इसको वहाँ ले जाओ, इनका चेंज देखना है, चेंज नेगेटिव आ रहा है। देखो यूँ भी, पहले तो ये आसान तरीका रखो, MCQs में लंबे चौड़े तरीके नहीं रखो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बेटा ऐसे कर लूँ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, आंसर मेरा किस में आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये बड़ा है, ये छोटा है। और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये बड़ा, ये क्वान्टिटी बड़ी, ये क्वान्टिटी छोटी। क्लियर है बेटा? एक और रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं, चलो अब ज़रा तुम लोग निकालो इसके लिए। H2 गैस, I2 गैस, HI गैस। इस रिएक्शन के लिए पॉज करो, सॉल्व करो, बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी इस रिएक्शन के लिए या डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी? डेल्टा एन जी निकाल लो, सब कुछ डिपेंड करता है। डेल्टा 2 -2, आंसर क्या आ गया? 0। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, डेल्टा ई ये तो 0 आ गया है, पूरा फैक्टर ही 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज है वही इंटरनल एनर्जी का भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों? एक और रिएक्शन देखो, MgCO3 सॉलिड गरम किया, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बेटा इस रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई को कंपेयर करूं तो कैसे करोगे कंपेयर? सबसे पहले क्या निकालोगे? डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कंपेयर करोगे, गैस का मोल तो एक ही है, सबके मोल नहीं लेना, सिर्फ गैस का मोल 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 - 0 आंसर 1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस RT। अब डेल्टा ई में कुछ प्लस करोगे तो डेल्टा एच बनेगा, इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा ई। और बट ये आप लोग इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। बच्चों आप किसी भी रिएक्शन में के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं। और कुछ भी नहीं करना, आपको मालूम है, सिर्फ डेल्टा एन जी निकालना है, डेल्टा एन जी से फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी रिएक्शन में आप ये मालूम कर सकते हैं कि डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा ई बड़ा है। ओके सही, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड डेल्टा एच और डेल्टा ई का डिफरेंस निकालो एट 23 डिग्री सेल्सियस फॉर आ रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है आपको? बेंजीन की कंबस्शन का रिएक्शन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल।
CO2 प्लस H2O और 12 और 6 2 12 तो 6 लगा दोगे और यहाँ पर 15 आ जाएगा, 2 24 6 6 8। इस रिएक्शन के लिए बेटा मुझे ये डिफरेंस मालूम करना। अच्छा एक और पॉइंट भी यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ बेटा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला हमारे पास ये है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा H की जगह क्या लिख सकते हैं? QP, क्योंकि डेल्टा H बराबर होता है किसके? QP के बराबर। QB और डेल्टा E किसके बराबर होता है? QV के बराबर होता है। बेटा ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का रिजल्ट है। QV इज इक्वल टू डेल्टा E, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ये आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस प्लस। तो इस फॉर्मूले को यूं भी लिखा जा सकता है आपको बताने के लिए कि बेटा अगर वो पूछ लेता कि QP माइनस QV निकालो तो भी इसी फॉर्मूले से आप काम करते हुए इनका डिफरेंस निकाल सकते थे, हीट्स का डिफरेंस निकाल सकते थे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता दिए कि यह फॉर्मूला इस फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकता है। डेल्टा H की जगह QP लिख सकता हूँ, डेल्टा E की जगह QV लिख सकता हूँ। बच्चों अब हम सबसे पहले डेल्टा NG निकालेंगे। डेल्टा NG सारे गैस है, गैस और लिक्विड। तो बेटा 12 वहाँ पर 12 है मोल्स और यहाँ कितने हैं? 12, 15 और 2 17, 12 माइनस 17 कितना आ गया? -5। कितना आ गया? -5 आ गया। लिक्विड के मोल नहीं लेंगे आप, डेल्टा NG निकालते हो। डेल्टा H फॉर्मूला लगाया मैंने, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा E को यहाँ लेकर आ जाओ, डेल्टा NG कितना आ गया? 5, R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू 23 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज कर दो, प्लस 273 कितना आ जाएगा? 300। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके लिए मुझे ऑप्शन भी दिए हैं, -7.4 किलो जूल, -3.6 किलो जूल, प्लस 7.4 किलो जूल, प्लस 3.6 किलो जूल। अब बेटा देखो, आप ऑप्शन को ज़रा गौर से देखें। ऑप्शन को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये सारों वैल्यूज़ करीब करीब नहीं है। असल में दो ही वैल्यूज़ हैं, प्लस और माइनस का फ़र्क है। अब मैंने ऑप्शन में देखा कि मेरे पास ये वैल्यू करीब करीब क्लोज वैल्यूज़ हैं आंसर में दी हुई है, डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं तो बेटा इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करो, पॉइंट के बाद जो भी चीज़ है उसको हटा दो, क्योंकि मुझे आंसर नहीं निकालना, मुझे आंसर को एस्टिमेट करना है। MCQ के अंदर बाज़ दफ़ा पूरा पूरा सॉल्व भी करना नहीं होता। अभी तो मैं देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मुझे नहीं पता इनमें से कोई करीब करीब आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपको सिर्फ एक बात बतानी है कि आप ऑप्शन में देखो, अगर आपके पास चारों ऑप्शन क्लोज हैं तो फिर तो प्रिसाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगी, और अगर आपके पास चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो फिर आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की पूरी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या किया करो, राउंड ऑफ करके आप काम किया करो। जैसे 8 5 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12, तो ये 1200। और किलो जूल के अंदर अगर आप इसे ये जूल में आ जाएगी और किलो जूल में निकालनी है तो 1.2 किलो जूल। वो आप ऑप्शन में देख लेना कि कौन सा वाला। ये फर्जी ऑप्शन लिखे हुए थे मैंने, मुझे नहीं पता था आंसर क्या आएगा। आप ये देख लीजिएगा, इसका आंसर किसके आसपास होगा? 1.2 किलो जूल के आसपास। लेकिन ये ट्रिक कब लगानी है? इतनी शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे कर दी सर ने? इतनी शॉर्ट कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख के रखी कि अगर आपके ऑप्शंस क्लोज हैं तो फिर प्रिसाइज, फिर मैं 8.3 लिख के कैलकुलेशन देता, और अगर ऑप्शन प्रिसाइज नहीं है तो फिर आपने क्या करना है बच्चों? फिर आपने डायरेक्ट राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमने थोड़ी सी बात की थी हमने किसके ऊपर?
इंथैल्पी चेंज के ऊपर। अब बेटा बेसिकली हम थर्मोकेमिस्ट्री में दाखिल हो गए, थर्मोडायनामिक्स से उठकर हम आ गए हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हम काम करेंगे रिएक्शंस के ऊपर। अभी तक हम सिस्टम पर काम कर रहे थे, अब हमारा सिस्टम क्या बन जाएंगे? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस पर हम इंथैल्पी चेंज की बात किया करेंगे। कोई रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितने मोल लो तो कितनी हीट बनेगी, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो तो हीट के साथ, ये पूरा सारा काम हमने किसके ऊपर करना है? हीट के ऊपर काम करना है। काम एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर हमारा चल रहा होगा, हम चेक कर रहे होंगे कि आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री में मैंने इंथैल्पी चेंज आपको बता दिया। तो एक और चीज़ भी बताया था आपको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। इसके साथ आप इसको डेल्टा एच नॉट। बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज क्या लिखा हुआ है? ये डेल्टा एच। कि चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, हीट जो होती है, हीट बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करती है। जो रिएक्शन में देखो, इंथैल्पी चेंज क्या है? हीट है। मैं बोलूँ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या मैं बोलूँ हीट ऑफ रिएक्शन, एक ही बात, सही ना। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड हीट चेंज लिख दो, एक ही बात है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का मतलब ये होगा कि बेटा हमने टेम्परेचर फिक्स कर लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को कैसा ले लिया तुम लोगों ने? फिक्स ले लिया, ठीक है। प्रेशर कितना ले लेना है तुमने बेटा? प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होगा वो होगा 1 बार, 1 बार का प्रेशर, ठीक है ना। 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर तकरीबन बराबर होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ बराबर नहीं होते। 1.103 एटमॉस्फेयर, बज़ाहिर बहुत छोटा सा फर्क है दोनों, ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन थर्मोडायनामिक के अंदर ये डिफरेंस जो है, ये 1 बार बराबर होता है इसका 1.03 एटमॉस्फेयर। 1 बार इजिकल टू, ये ऑलमोस्ट इसको बराबर ले लो। जैसे आमतौर पर आप लोगों की बुक्स में क्या किया होता है? आप लोगों की बुक्स में ये किया होता है कि इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लिखा होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट बात है वो आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा होगा यहाँ पर? 1 बार, नॉट 1 एटमॉस्फेयर। अगर MCQ ये बन जाए कि बताओ स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज में आप किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर, आपको एक बात बता देता हूँ कि बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर आमतौर पर हम ये लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर फिक्स नहीं है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का मतलब होगा टेम्परेचर को फिक्स कर लिया है। अब वो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है, तो हम एक एवरेज, जर्नली हम क्या कह रहे थे? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कोई और हो तो क्या स्टैंडर्ड इंथैल्पी मालूम हो सकती है? हाँ, हो सकती है। हमारा काम क्या है? टेम्परेचर को फिक्स रखना। जब हम टेम्परेचर का तस्करा नहीं करते बच्चों, तो तब हम टेम्परेचर को क्या मानकर चलते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस मानकर चलते हैं। अगर ऑप्शन आ गया, आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी कौन सी कंडीशन में मेजर होंगी, और आपके पास टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। बुनियादी बात ध्यान में रखो, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आमतौर पर यही होता है। प्रेशर में अगर 1 बार का भी ऑप्शन हो और 1 एटमॉस्फेयर का भी ऑप्शन हो, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? 1 बार को सेलेक्ट करोगे, 1 एटमॉस्फेयर को सेलेक्ट नहीं करोगे। ये जो सुपर स्क्रिप्ट में बना हुआ, ये जो नॉट बना हुआ है, ये नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। आमतौर पर टेम्परेचर नीचे की तरफ लिखा हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होगा बेटा? और बेसिकली हमने काम ही ज़्यादातर स्टैंडर्ड पर करना होता है। एक बात तुम लोग ये ध्यान में रख लेना, अब जब केमिकल रिएक्शन पर आ गए, अब तुम इंथैल्पी बोलो, इंथैल्पी चेंज बोलो, दोनों का मतलब सेम हो।
इससे पहले थर्मोडायनामिक में ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। आप जब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आ गए और किसी केमिकल रिएक्शन के बाद मैं आपसे बोलूँ बेटा इस रिएक्शन की इंथैल्पी ये है, तो मेरा कहने का मकसद क्या होगा, इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज इतना है, सही। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलूँ या इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोलूँ, दोनों को सेम मीनिंग्स में लिया जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी को तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जब भी बात करेंगे इंथैल्पी की, तो उससे मुराद हमारी क्या होगी, इंथैल्पी चेंज। ठीक है बच्चों, ओके। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के ऊपर हमने बात कर ली थोड़ी सी, और इसके ऊपर बात कर ली। अब हम ज़रा आते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। स्टैंडर्ड में इसके लिए एक और वर्ड भी लिखा होता है आप लोगों की किताबों में, इसके लिए एक वर्ड लिखा होता है यूनिट एक्टिविटी। इंथैल्पी चेंज क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट किसी केमिकल रिएक्शन को दी जाएगी या उससे रिलीज जो हीट एक्सचेंज होगा वो इंथैल्पी चेंज। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज के अंदर हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, प्रेशर फिक्स कर दिया है। ओके बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ाहिर करेंगे डेल्टा एच एफ से। यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें, यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। आमतौर पर हम इसको यूं लिखते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज बुक्स के अंदर इसको यूं लिखा जाता है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दो तरीके। बेटा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब आप किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाओगे, याद रखिएगा इंथैल्पी चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पर मोल के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे चल के मैं डिफरेंट इंथैल्पीज आपको बताऊंगा, तो फिर मैं उसके अंदर ये आपको ये वाला पॉइंट क्लियर भी होगा कि हर जगह काम किसके लिए हो रहा है, पर मोल के लिए हो रहा है। किसी भी कंपाउंड का एक मोल जब बनता है तो जितनी हीट रिलीज होती है, जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, यूँ कह लो कि जो इंथैल्पी चेंज होता है, इंथैल्पी चेंज क्या है, वही हीट तो है, हीट रिलीज हो रही है, उसको किस फॉर्म में, उसको किस नाम से हम बुलाते हैं, उसको हम डेल्टा एच के नाम से बुलाते हैं। जब किसी सब्सटेंस का एक मोल बनता है उस वक्त इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is formed from its constituent element at their standard state। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल जो बनता है, बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। अब मुझे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में बनाऊंगा कितनी, 1 मोल। याद रखना कि ये 1 मोल बनेगा, तो इसके लिहाज से अब बाकी बनेगा किससे, उसी के एलिमेंट से। स्टैंडर्ड स्टेट, वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, जिस हालत में वो पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, उसी हालत में होना चाहिए। कार्बन है तो कार्बन सॉलिड होना चाहिए। कार्बन गैस ले लूं मैं, फिर बोलूं नहीं, कार्बन गैस नहीं लूंगा, कार्बन को क्या लूंगा, सॉलिड। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में। मुझे H2O बनाना है 1 मोल। अब इस रिएक्शन का बेटा जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे मैं किस नाम से बुलाऊंगा, डेल्टा HF के नाम से। H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलता है, डायटॉमिक फॉर्म में मिलता है। जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में भी आइसोटोप की भी बात करता हूँ मैं स्टैंडर्ड के ऊपर जब आऊँगा। तो आपको कभी भी वो वाली चीज़ बैलेंस नहीं करनी, ये वाली चीज़ बैलेंस करनी है आपने। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर तकरीबन वैल्यूज़ ये होती है किलो जूल पर मोल।
तकरीबन आपको वैल्यूज़ याद नहीं रख रही, इसी के आसपास होती है 392 394 तक। आगे पीछे, हाँ ये वाली 400 और ये वाली 286 के आसपास होती है। आपको वैल्यूज़ याद नहीं रखनी, आपको एंथैल्पी, ये अब हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी हुई है। अभी मैं स्टैंडर्ड पर आऊँगा तो स्टैंडर्ड में और चीज़ों का भी इजाफा कर दूँगा, ठीक है। चले फिलहाल अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पॉज करके इसको नोट कर लो, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कुछ बातों का इजाफा भी कर रहा हूँ इसके अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर कुछ बातों का इजाफा भी कर रहा हूँ। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से आप समझ के पहले आपको बताओ ये हीट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था आप लोगों को किन किन बातों पर डिपेंड करती है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आपने कार्बन सॉलिड रखा हुआ है, कार्बन गैस लेंगे, इस रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स में, ये 1 मोल के लिए मैं 2 लगा दूँ, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई करेंगे चेंज होगी, अमाउंट चेंज करूंगा तो वैल्यू चेंज होगी। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, फिर उसके बाद टेम्परेचर पर डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन, डिफरेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज डिफरेंट होगा। प्रेशर पर डिपेंड करती है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। डिफरेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज डिफरेंट। बताई हुई बातें रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें पहले बता चुका हूँ मैं। रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर करवा रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इस पर भी डिपेंड करती है। और बेटा यहाँ पर एक और बात है, एलोट्रॉपिक फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करती है। आप जब अगर किसी कोई एलिमेंट के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं तो आप कौन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब, अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट के साथ साथ अगर उसके एलोट्रॉप्स हैं, स्टैंडर्ड में क्या होगा, अब स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें, चलो मैं अभी डेफिनेशन के ऊपर आता हूँ। सबसे स्टेबल वाला एलोट्रॉप लेना है हमने। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप है, सबसे स्टेबल वाला एलोट्रॉप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लो। अगर चलो एक और फैक्टर बता बेटा, अगर कहीं सॉल्यूशन में हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तमाम चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा तो मैं पहुंच पाऊंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या क्या है, इस अब चूँकि हम बात ज़्यादातर स्टैंडर्ड की ही करते हैं, हम जब भी बात करेंगे आगे और भी एंथैल्पीज पढ़ाऊंगा, सारी की सारी स्टैंडर्ड ही पढ़ाऊंगा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे भी मैंने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और फिर मैं उसके बाद बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। असल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन सी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है। तो बेटा ये क्या है, मुझे फिजिकल स्टेट को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। कौन सी फिजिकल स्टेट में, जिस स्टेट में जो एलिमेंट पाया जाता है उस स्टेट को मुझे लेना है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है, गैस की फॉर्म में पाई जाती है, तो मुझे ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, जब मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा तो मैं क्या यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन ले सकता हूँ, मैं यहाँ लिक्विड लिखकर पूछूँ कि बताओ ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच एफ है या नहीं है, तो ये डेल्टा एच एफ नहीं है। अमाउंट मैंने पहले डिसाइड कर लिया 1 मोल, मुझे किसी भी कंपाउंड का कितना बनाना है, 1 मोल बनाना है। टेम्परेचर कितना लूँगा, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर 1 बार, क्या है 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, ठीक है।
मुझे एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सी लेनी है, इस कंडीशन को मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन करवा रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पर करवा रहा हूँ। एलोट्रॉप कौन सा लेना है, एलोट्रॉप सबसे स्टेबल वाला एलोट्रॉप। अगर ये स्टैंडर्ड, बेटा अगर ये स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट। अब इस कार्बन से, अगर ये स्टैंडर्ड है तो इस कार्बन से यहाँ पर मुराद क्या, डायमंड हो सकता है, डायमंड नहीं हो सकता। इस कार्बन से मुराद क्या होगा, और सॉल्यूशन में अगर हो रहा होगा तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। इन तमाम चीज़ों को मुझे फिक्स करना है, तो मैं क्या किसके ऊपर पहुंचूंगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। स्टैंडर्ड इंथैल्पी किसी भी चीज़ की निकालनी है तो फॉर्मेशन की निकालनी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी बच्चों किसी भी चीज़ की निकालने होगे तो इन तमाम चीज़ों को फिक्स करना ही पड़ेगा। और आगे चल के मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल बोल दूंगा स्टैंडर्ड, आप खुद समझ जाइएगा सर किन चीज़ों का इंतखाब करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर सर हमें 2 मोल के लिए पता हो तो क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, डेल्टा एच, ये हीट ऑफ रिएक्शन। क्या आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हाँ ये निकाल दो। ये 2 मोल के लिए, ये 2 मोल के लिए कितनी है, 1 मोल के लिए कितनी होगी, ये निकल आई 1 मोल। ऐसे निकाल सकते हैं आप 1 मोल के लिए। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड के ऊपर आएंगे तो मुझे बता दो टेम्परेचर कितना होगा, जल्दी से अब यहाँ आ जाओ फॉर्मेशन के ऊपर। इस रिएक्शन में टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होगा, 1 बार। कितना बन रहा है, 1 मोल। किससे बन रहा है, उसके एलिमेंट से बन रहा है। एलिमेंट कौन सी स्टेट में, स्टैंडर्ड, और अगर एलोट्रॉप है तो स्टेबल एलोट्रॉप। ये तमाम चीज़ें डिफाइन होंगी तो उसके बाद, और जब आप, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, ये बता दिया मैंने, कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज़ बात है। अब आपको मेन चीज़ जो है वो बच्चों ये है कि आपको फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। यानी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि CaCO3 के स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन की, तो CaCO3 सॉलिड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किससे मिलकर बना है, कैल्शियम। कैल्शियम को कौन सी हालत में लेना है बेटा, सॉलिड फॉर्म। कार्बन, कार्बन कौन सा वाला, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल कौन सा वाला, ग्रेफाइट। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म। ये वाली साइड कभी बैलेंस नहीं करोगे, हमेशा ये वाली साइड, क्योंकि मुझे बनाना कितना है, 1 मोल। 3 ऑक्सीजन चाहिए, क्या लिख दूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन की, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन। पॉज करो, NH4Cl के लिए लिख के दिखाओ। NH4Cl के किन किन चीज़ों से बना है, किस फॉर्म में लोगे, गैस की। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से। किस फॉर्म में लोगे, गैस की। क्लोरीन किस फॉर्म में लोगे, अब बैलेंस कर लो। नाइट्रोजन कितना है, 1। हाइड्रोजन मैंने वैसे 4 लगा दिया, ये भी 1 है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बच जाए। स्टैंडर्ड, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना, C6H12O6। कार्बन, और क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन। कार्बन किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगी, कार्बन से मुराद कौन सा कार्बन है यहाँ, ग्रेफाइट है। कितने कार्बन, 6। हाइड्रोजन 3 2 6 और 12, 6 2 12। ऑक्सीजन 6, 3 2 6। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा HF होगा वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ बच्चों एक पॉइंट तुम लोग अपने अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लो, एक पॉइंट कि कुछ एलिमेंट्स की जो हमने स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ों की हमने 0 मानी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी एलिमेंट
अपनी जो स्टैंडर्ड स्टेट में, जिस हालत में वो इस दुनिया में पाया जाता है, उसको आप तो नहीं बना रहे, वो तो पाया जाता है इस फॉर्म में। उसको बनाने के लिए आपने तो कोई इंथैल्पी चेंज नहीं किया, तो उसके लिए हम इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या मानते हैं, हम क्या समझते हैं उसके लिए? हम समझते हैं उसकी वैल्यू 0। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को बस एलिमेंट नोट कर लो, इस पॉइंट को एलिमेंट एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जो अपनी स्टैंडर्ड हालत में होंगे तो उनके लिए डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या होगी? 0। चलो मैं बोल देता हूँ, एलिमेंट एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा एच एफ की वैल्यू कब होगी? जब एलिमेंट एट इट्स स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं जी इसकी। फॉर एग्जाम्पल चलो आप मुझे बताओ, O2 किस फॉर्म में मिलता है? गैस की फॉर्म में। इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा इसका? 0। H2 किस फॉर्म में मिल रहा है? गैस की फॉर्म में मिल रहा है, 0। F2 नाइट्रोजन 0। क्लोरीन गैस की फॉर्म में। ब्रोमीन याद रखना गैस की फॉर्म में नहीं होगा, किस फॉर्म में होता है? ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ब्रोमीन। तो यहाँ पर बच्चों को घुमा देता है, वो गैस लिख देता है, पूछता है बताओ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में, बच्चा बोलता है गैस, चलो वो ब्रोमीन को गैस समझता है। आयोडीन के लिए ध्यान में रखना, आयोडीन के लिए, आयोडीन गैस नहीं, आयोडीन क्या है? सॉलिड, सॉलिड के लिए। कार्बन, कार्बन से मुराद क्या होगा? कार्बन से मुराद क्या होगा? ग्रेफाइट, सबसे स्टेबल एलोट्रॉप जो, इसके लिए 0। सल्फर, सल्फर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? रोम्बिक। फॉस्फोरस P4 वाइट वाला, P4 रेड भी होता है, तो मैं बता रहा हूँ, P4 वाइट वाला सबसे स्टेबल होता है, इसको स्टैंडर्ड लिया था। इन सब के डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या हो? 0। सिर्फ इन सब के नहीं, मैं एल्युमिनियम का पूछ रहा हूँ, एल्युमिनियम सॉलिड की फॉर्म में, सोडियम सॉलिड की फॉर्म में, इनकी स्टैंडर्ड स्टेट आपको याद होनी चाहिए। याद ही होगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन कौन गैस है कौन लिक्विड है, इतना तो बता दिया। ये सारे सॉलिड है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, इन सब के लिए बेटा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गया स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं आपको किसी भी रिएक्शन के जरिए, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, बल्कि पहले एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू आपने बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ये हीट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। लिहाजा इन स्टेट्स को लिखना ज़रूरी होता है। तुम्हारा तो खैर लिखने का काम नहीं है, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि इनको लिखना ज़रूरी होता है। क्या इसके डेल्टा एच को हम डेल्टा एच एफ कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अच्छा जी, एक मोल ही बनाना है CO2 गैस।
गैस गैस 2HI गैस। क्या ये डेल्टा HF है? क्या ये डेल्टा HF है? पॉज करो, ट्राई करो, अपने आंसर नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। आंसर अपने नोट कर लो, इनमें से कौन सा डेल्टा HF है, कौन सा डेल्टा HF नहीं है। पहला वाला डेल्टा HF है या नहीं है? 1 मोल गैस बन रही है, उसके एलिमेंट से बन रही है। कार्बन सॉलिड भी फॉर्म में है, लेकिन कार्बन अपनी एलोट्रॉप होते हैं और डायमंड इसका एलोट्रॉप नहीं है, तो ये डेल्टा HF नहीं है। दूसरा वाला देखो, 1 मोल तो बन ही नहीं रहा, ये तो बन ही 2 मोल रहा है, खत्म हो गई कहानी। क्या 1 मोल के लिए निकाल सकते हैं? हाँ निकाल तो सकते हैं, डिवाइड बाय 2 करो, निकाल आएगा, खत्म। इसके बारे में बताओ, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, क्या उसके एलिमेंट से बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से तो नहीं बन रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो कंपाउंड से बन रहा है। क्या ये डेल्टा HF है? ये डेल्टा HF। देख लो बेटा, अच्छी तरह देख लो, अब ये MCQs की सूरत में आ जाएगा तुम्हारे सामने, तो मैं बता रहा हूँ अभी से। 2 मोल बन रहा है, डेल्टा HF। 1 मोल बन रहा है, हाँ हाइड्रोजन, सही। और ये हाइड्रोजन की जगह मैं ड्यूटियम ले लेता, तो क्या ये एंथैल्पी चेंज होता? सही नहीं, प्रोटियम। हाइड्रोजन की कौन सी स्टेबल फॉर्म होती है रूम टेम्परेचर? प्रोटियम। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा एक आसान से क्वेश्चन, बल्कि ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, कैम्ब्रिज में मिल जाएंगे, फेडरल में मिल जाएंगे, काफ़ी जगह इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ इक्वेशन देखकर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है या नहीं है। ओके बेटा, अब मैं आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन करना थोड़ी सी सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये गैस, एक इक्वेशन है N1A प्लस N2B N4, ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बजाय इनको हम, इनके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? ये स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये जो स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, इनको पढ़ते तो मोल ही है, 2 मोल 3 मोल, लेकिन ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी ये नंबर है बस। कोफिशिएंट ये सिर्फ नंबर है जो रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसके, अगर मुझे किसी इसके इस रिएक्शन के लिए मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, यानी डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होगा इस रिएक्शन के लिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी तो स्टैंडर्ड आ जाएगा डेल्टा H। तुम इसको सिंपल यूज एंड में रखो, बल्कि मैं तुम्हें समेशन के साइन के साथ नहीं बताता। N3 मल्टीप्लाई बाय C प्लस इसके डेल्टा H की वैल्यू, N4 मल्टीप्लाई बाय इसके डेल्टा HF की वैल्यू। ये क्या है? इसको आसान तरीके से याद करो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके डेल्टा H की वैल्यू के साथ। ये डेल्टा H की वैल्यू क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले किसकी? प्रोडक्ट की, अब किसकी? प्लस N2। फॉर्मूले की वैल्यूज़ के ऊपर मत जाओ, मैं इसको आसान तरीके से याद रखो, इतना ये कॉम्प्लेक्स है लिख दिए, लिखने के लिहाज से लिख दिया मैंने कॉम्प्लेक्स फार्मूला। तुम अपने जहन में सिर्फ इतना रखो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ख़त्म। ये जहन में रखोगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करना। डायरेक्ट काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ।
फॉर्मूले को छोड़ो, डायरेक्ट काम करते हैं। CH4 गैस प्लस मीथेन की कंबस्टन है बेटा। इस रिएक्शन की आपसे पूछा गया है, बताइए इसके डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। गिवन है आपको, इसका डेल्टा एच गिवन है, कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं, -800, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू ले लेते हैं -400 किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू ले लेते हैं -300 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये इनके हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, अब मुझे इस रिएक्शन के डेल्टा, इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। CH4 कार्बन एक है, हाइड्रोजन ये आपके पास आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन हो जाएगा। ये वैल्यूज गिवन है। अब बेटा देखो काम कैसे करना है, मुझे डेल्टा एच निकालना है इस रिएक्शन का, डेल्टा एच नॉट। प्रोडक्ट, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी देखो, मोल कितने हैं 1 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसकी एंथैल्पी से, प्लस वाटर कितने मोल बेटा 2 मल्टीप्लाई कर दो उसकी एंथैल्पी से। ये किसकी कैलकुलेशन हो गई, प्रोडक्ट। आ जाओ रिएक्टेंट के ऊपर, माइनस रिएक्टेंट 800 प्लस, अच्छा 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, -800 से, 2 को मल्टीप्लाई 0। ऑक्सीजन के लिए बेटा कितनी होगी 0, आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन की क्या है 0, बता चुका हूँ अभी, बहुत सारे एलिमेंट की बता चुका हूँ, इनकी 0 होगी। कैलकुलेशन करो, ये कितना हो गया -400, ये कितना हो गया बेटा -600। अंदर क्या बचा है -800 -1000 माइनस प्लस 800, आंसर कितना आ गया बेटा -200। डेल्टा एच का आंसर कैसा आया, नेगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात तो पता होगी, मैं बताना भूल गया हूँ दोबारा से, लेकिन एनटीएस के बच्चों को ये बात तो पता होगी, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और नेगेटिव कब होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है। डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट, बहुत आसान काम है। जितने मोल हैं उसको डेल्टा एच से मल्टीप्लाई कर दो, आखिर में डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस आ जाएगा। एक पॉइंट और बता देता हूँ, उसके बाद 2 सवाल तो मैं करने के लिए दूंगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट का पॉइंट है, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस H2O। अच्छा, लिक्विड ले लिया मैंने ये, और इसके डेल्टा HF की वैल्यू -286 किलो जूल पर मोल गिवन। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर मैं इस पूरे रिएक्शन की, ये किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्म हो रहा है ना, 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, उसके एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद है। इस पूरे रिएक्शन के डेल्टा एच की वैल्यू भी यही होगी। क्यों, क्योंकि बेटा इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 0, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी 0, इसके लिए वैल्यू कितनी है -286 किलो जूल पर मोल। आप कैलकुलेशन करोगे, पूरे रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो इतनी ही आएगी। तो पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट का एक पॉइंट नोट कर लो कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी कंपाउंड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो उस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन भी होती है। यानी डेल्टा HF ये दोनों बराबर होते हैं फॉर्मेशन के केस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन कौन सा लिया मैंने ग्रेफाइट,
गैस, डेल्टा एच की वैल्यू -394 किलो जूल पर। हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अब इस रिएक्शन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड। F लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बोलूँ इस पूरे रिएक्शन के, भाई इस रिएक्शन, ये रिएक्शन में भी क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन ही हो रही है। अब आप फॉर्मेशन निकालोगे तो इसके लिए क्या निकलेगी? 0। इसके लिए क्या निकलेगी? 0। इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है, तो रिएक्शन में बचा कौन? यही तो बचा। तो पॉइंट, कॉन्सेप्ट का पॉइंट ले लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। हर हीट ने, आगे चल के मैं और भी बताऊंगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बताऊंगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बताऊंगा, हीट ऑफ कंबस्शन भी बताऊंगा। मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वही उस रिएक्शन की, अगर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है तो ये इस रिएक्शन का डेल्टा HF भी है, ये इस रिएक्शन का डेल्टा H भी। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा फॉर्मेशन के रिएक्शन में खाली डेल्टा H लिखा होता है, जैसे आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, हर जगह डेल्टा HF नहीं लिखा हुआ, बल्कि बाज़ जगह डेल्टा H लिखा हुआ है, तो वो भी सही है। ठीक है, ओके बच्चों, अब 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए। आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा HF मैंने निकालना आपको सिखा दिया है। ओके, 2 क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ऑक्टेन की कंबस्शन है, CO2 गैस, गैस लिक्विड, 18H2O लिक्विड। इसके बेटा डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा HF की वैल्यू दी हुई है इसके -250 किलो जूल पर मोल। इसके देने की ज़रूरत है क्या? इसकी तो 0 होती है। इसके बेटा डेल्टा HF की वैल्यू दी हुई है -400 और इसके डेल्टा HF की वैल्यू क्या होती है? तुम ये देख लो कि तुम काम क्या कर रहे हो। ये तुम्हें क्या दिए मैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन के ज़रिए तुम क्या निकाल रहे हो? हीट ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज होगी, फॉर्मूला तुम्हें पता है। प्रोडक्ट की इंथैल्पी को उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके माइनस करके आंसर निकाल दो। और ये भी आखिर में बता देना कि रिएक्शन, ये कमेंट सेक्शन में लिख देना इसका आंसर, और ये भी बताना कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक और क्वेश्चन, ग्लूकोज इसके बेटा डेल्टा HF की वैल्यू आपको दी हुई है, -400 किलो जूल पर मोल, और इसके डेल्टा HF की वैल्यू आपको दी हुई है -300 किलो जूल। ओके बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम एंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ की बात करेंगे। ये काम लाजमी कीजिएगा, और जो काम आपसे कहा है ना वो काम आप करेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। आप लेटे लेटे लेक्चर आप सुन रहे हैं, नोट नहीं कर रहे, इस तरह से लेक्चर सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।